तो दोस्तों आज जो हम स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह की लिखी गई स्टोरी है। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, डिप्लोमेट थे और पॉलिटिशियन थे। 1947 के पार्टीशन के एक्सपीरियंस ने उन्हें मुतासर किया कि वो ट्रेन टू पाकिस्तान नावल लिखे, जो उनका मशहूर नावल बन गया। ये कहानी 1950 में लिखी गई और इसे 1956 में पब्लिश करवाया गया। ये स्टोरी न्यू दिल्ली, इंडिया में लिखी गई और इसका जॉनरा जो है वो है हिस्टोरिकल फिक्शन और इसका लिटरेरी पीरियड जो था वो है पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर और पोस्ट वार लिटरेचर। इसकी सेटिंग जो है वो पंजाब, इंडिया की रखी गई है और ये थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट है। ठीक है, तो अब बढ़ते हम इसके करेक्टर एनालिसिस की तरफ। वैसे तो इसके बहुत से करैक्टर हैं, बहुत ज़्यादा करैक्टर हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके कुछ करैक्टर को डिस्कस करेंगे और बाकियों का मैं आपको नाम बता दूंगा। ठीक है, वो बहुत यानी कि उनका रोल कम है। ठीक है, जो मेन करैक्टर हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्रोटैगनिस्ट। इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? ठीक है, तो ये जगत, ठीक है, उसका नाम है, उसको जग्गा कहते हैं। ठीक है, ये एक सिख किसान है जिससे लाल रामलाल के डाकू या डकैती के इर्तिकाब के झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया जाता है। ये 6 फुट का चौड़े आदमी के तौर पर बयान किया जाता है। जग्गा एक बार माली की गैंग में का मेंबर था। ठीक है, और रामलाल के जुर्म ये आगे आप स्टोरी में इसको मज़ीद जानेंगे इसके बारे में। वैसे मैं आपको ब्रीफ इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके बारे में आप स्टोरी जब मैं आपको समरी बताऊँगा तो उसके बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये जग्गा का किरदार क्या था। इसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि इसके जुर्म में रामलाल की कत्ल हो जाता है, और जो कि करते हैं माली लोग, माली का ग्रुप गैंग करता है। लेकिन ये क्योंकि उस गैंग का हिस्सा रहा था तो इसको ये बाद में इनोसेंट बन जाता है, लेकिन इसको भी समझ जाता है कि ये भी माली के गैंग का हिस्सा, इसको रामलाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये इससे इकबाल पूछता है, ठीक है, कि क्या वो उसने वाकई उसका कत्ल किया? तो वो कहता है कि नहीं, वो इतना ज़ालिम नहीं है कि अब जब वो एक बार उसका जब बाप ज़िंदा था तो उसको वो जेल गया था, तो उसकी रिहाई के लिए वकीलों का जो सारा खर्चा था ना वो रामलाल ने किया था। तो वो कहता है कि वो इतना ज़ालिम नहीं है कि वो उसी को मार दे। ठीक है, उसके बाद जग्गा की एक गर्लफ्रेंड होती है नूरन, और उसको बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वो मुसलमान इमाम बख्श की बेटी होती है। जग्गा जो है वो अपना जेल वाला खाना इकबाल सिंह के साथ शेयर करता है। ठीक है, वो जेल के अंदर जो कमरा होता है ना, सेल, ठीक है, वो शेयर करता है इकबाल सिंह के साथ। और नावल के आखिर में राइटर ने ये इशारा किया है कि जग्गा जो है वो बहुत बड़ा आदमी है जिसने महाजरीन के एक ग्रुप को पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में हलाक होने से बचाया है। ये जब मैं आपको समझ बताऊंगा तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये कैसा आदमी था। इकबाल सिंह जो होता है ये एक दूसरा करैक्टर है, ठीक है, इस गाने में, और काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करता है। ठीक है, ये एक सियासी कारकुन होता है। ठीक है, लेकिन इसकी मजहबी जमात का किसके साथ इसका गठजोड़ है कोई ख़ास पता नहीं चलता। मीर सिंह एक करैक्टर है और हुक्म चांद जी दूसरा करैक्टर है। ये वो समझते हैं कि वो सिख है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि वो सिख है क्योंकि उसके जो कुछ अपीयरेंस ऐसी होती है कि वो पता चल होता है कि वो मुसलमान है। ठीक है, और वो आता है और वो वहाँ के लोगों को ना वहाँ के लोगों को उनकी राइट्स के बारे में बताता है और आगाह करने की कोशिश करता है कि वो अपने हक़ के लिए गवर्नमेंट से बात करें। वो उनका लीडर बनने के लिए भी तैयार होता है और इसे भी पकड़ लिया जाता है रामलाल के कत्ल के केस में, और जेल में वो जग्गा का सेलमेट होता है। ठीक है, एक ही सेल में दोनों होते हैं और शेयर करते हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ इशारे मिलते हैं कि ये सिख नहीं है, मुसलमान है, तो वो कहते हैं ये मुस्लिम लीडर है, यानी कि मुस्लिम लीग का ही कारकुन है और मुसलमानों को भड़काने आया है। और उसे जो इकबाल सिंह होता है उसको बस ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हासिल करने की दिलचस्पी होती है, उसे और काम किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सोचता है कि वहाँ के जो लोग हैं ना उस गाँव के, उनका वो लीडर बन जाए और उनके राइट्स के लिए बात करे। इस तरह उसका शोहरत का चर्चा होगा पूरी दुनिया में, पूरे बरसगीर में। तीसरा करैक्टर जो है इस नावल में, मेन करैक्टर, वो है यहाँ का डिप्टी कमिश्नर और मजिस्ट्रेट हुक्म चंद। ठीक है, मनु माजरा में मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर कौन होता है? हुक्म चंद। इसे सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पर इख्तियार होता है। चंद जो है वो निचले मतवस्त तबके से तलक रखने वाला एक हिंदू है, अपने 50 की दहाई में जिस्मानी और शादीशुदा है। एक बार इसके बच्चे भी थे, इनमें एक बेटी भी शामिल थी जिसका इसे शौक था, लेकिन वो फौत हो गई। ठीक है, चंद मौत के खौफ से दो चार है। इसका मकसद मनु माजरा में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को उनके घरों से निकालना है और वो कत्लेआम को रोक सकता है। ठीक है, वो तफरी का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। ठीक है, और नशे में ही धुत रहता है। वो एक नौ उम्र मुसलमान तवाइफ जो होती है हसीना, उसके साथ तल्लुकात का आगाज़ करता है। वो हुसैना से मोहब्बत बढ़ाता है क्योंकि उसकी बेटी जो होती है ना उसकी उम्र से मैच कर रही होती है। एक और करैक्टर जो मेन है मैं समझता हूँ वो है रामलाल। ठीक है, जिसका कत्ल हो जाता है। मनु माजरा में एक दौलतमंद हिंदू होता है वो। ठीक है, मनु माजरा इस गाँव का नाम है जिसमें ये सारी कहानी
सेटिंग की गई है जिसकी, ठीक है। तो ये इंडिया में ही है, ठीक है, इंडिया के बॉर्डर में ही है। तो जगत सिंह इसी गांव का साहूकार कहता है, ठीक है, यानी मदद करने वाला, खिदमतकार, ठीक है। माली और उसके गिरोह के पीटने और लूटने के बाद रामलाल छुरी के जख्म से जहाँ बक हो जाता है। जेल में जगत सिंह इकबाल को बताता है कि वो इतना ज़्यादा आलम नहीं हो सकता कि रामलाल को मार सके, क्योंकि उसने जग्गे को एक बार वकीलों की अदायगी के लिए रकम दी थी जब उसका वालिद जो था आलम सिंह जेल में था, वो उसका वालिद भी डाकू था। तो इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर जो है वो है डाकुओं का रहनुमा, यानी कि माली, ठीक है। वो माली जो होता है वो रामलाल को मारता है, ठीक है। जगत सिंह किसी ज़माने में माली के गिरोह का हिस्सा था। जब माली गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जगत सिंह के साथ वाले एक कोठड़ी में रखा जाता है, यानी सेल में रखा जाता है। मुसलमानों को मनु माजरा से रुखसत होने के बाद सिख अफसर जो होते हैं वो माली को उनकी जायदाद का निगहबान बना देता है। किसकी जायदाद का? मुसलमान जो घर छोड़ के जाते हैं उस जायदाद का माली को निगहबान बना देता है, और माली बिना वक्त ज़ाया किए फ़ौरन उन घरों को लूट लेता है, ठीक है। उसके बाद वो प्लान बनाता है, एक यंग लीडर आता है, उसके साथ मिलकर प्लान बनाता है कि जो महाजरीन हैं, जो मुसलमान महाजरीन हैं, दूसरे इलाके में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, उनको मारा जाए, ठीक है। तो वो इस प्लान में भी शामिल होता है। तो ये एंटागोनिस्ट है इस प्ले का, इस नावल का, ये नेगेटिव करेक्टर है। उसके बाद करेक्टर बहुत ज़्यादा हैं, नावल के 20 से 25 करेक्टर हैं। तो जो मेन करेक्टर थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो करेक्टर हैं उनका रोल तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं उनके जस्ट नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उनमें मैं तरतीब से बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जगत सिंह, जग्गा, इकबाल सिंह, मीर सिंह, हुकम चंद, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लाला रामलाल, ठीक है। जग्गा मदर यानी कि जग्गा की जो माँ होती है वो है। इमाम बख्श वो मस्जिद होती है उसका इमाम होता है, और नूरन जो होती है जगह की गर्लफ्रेंड उसका बाप होता है। बंता सिंह, माली, हसीना, हसीना वो लड़की होती है जिसके साथ ताल्लुकात होते हैं उसके चंद के, ठीक है। द सब इंस्पेक्टर, ठीक है। द हेड कॉन्स्टेबल, उसके बाद प्रेम सिंह, सुंदरी, सुंदर सिंह। उसके बाद एक यंग लीडर होता है, ठीक है, बॉय लीडर। उसके बाद कुछ माइनर करेक्टर हैं जिनका बहुत कम रोल है, ठीक है। नूरन है, ठीक है, बहुत कम रोल है उसका। आलम सिंह, भोला, मानसाराम, ठीक है। तो ये थे टोटल कैरेक्टर जो इस नावल में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। नावल का आगाज़ ऐसे होता है कि 1947 की मौसम गर्मा में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मबैन नई सरहद के हर तरफ 10 लाख मुसलमान हिंदू और सिख अपने घरों से निकल खड़े हुए। जो हिंदू थे वो यानी पाकिस्तान में थे, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, और हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, ठीक है। शुमाली हिंदुस्तान अफरा तफरी का शिकार था, जबकि मनु माजरा का अलग थलग गांव अब भी सुकून की हालत था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अंग्रेज़ चले भी गए हैं या नहीं हैं, पार्टीशन हो भी गई है या नहीं हुई, तो उन्हें पता ही नहीं था इस बात का, ठीक है। एक छोटी सी जगह जिसमें वो सिर्फ 3 ईंटों की इमारतें हैं, एक गुरुद्वारा जहाँ मीत सिंह अपने रिहायशी भाई के सिर से रहता है, ठीक है, रेजिडेंट भाई, ठीक है, वो वहाँ का यानी कि करता धरता होता है। और एक ऐसी मस्जिद जिसकी सरबराही मिल्ला और बनूर इमाम बख्श के हाथ में होती है, ठीक है। और हिंदू साहूकार लाला रामलाल का घर होता है, ठीक है। ये तीन मेन घर होते हैं वहाँ पे, जो अपने अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर होता है लाला रामलाल, ठीक है। इमाम बख्श मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर होता है, और गुरुद्वारा यानी सिखों को मीर सिंह रिप्रेजेंट कर होता है, ठीक है। और मनु माजरा एक बदनामी ज़माना डाकू का मुकाम घर बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो गैंग है इसका मालिक का, वो बहुत ज़्यादा आके डाके करता है, यानी कि कत्ल वारत करता है, वहाँ पे लोगों को रहने नहीं देता सुकून से, डकैती करता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि वो उसका गढ़ बन चुका है। एक शाम माली जो है वो हमला कर देता है रामलाल के घर पे, ठीक है। तो घर से वापसी पे भागते हुए वो साबक डाकू जग्गा सिंह के घर के पास से गुजरता है, ठीक है, जो मन्नू माजरा का सबसे खतरनाक आदमी के तौर पर जाना जाता है। इसे अक्सर जग्गा कहा जाता था, ठीक है। डाकू में से एक ने चोरी की चूड़ियाँ जो हैं वो जग्गा के आंगन में फेंक दी ताकि इसे भी जुर्म में मुलवस किया जाए, ठीक है। और इतनी देर में जो जगह है वो नौरन के साथ वहाँ पे अपने घर के आंगन में बैठा होता है, ठीक है। वो उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो 5 डाकुओं को भागते हुए देखता है और उन्हें जो है वो दरिया पार करते हुए देखता है, ठीक है। तो उनमें से माली को पहचान लेता है, क्योंकि वो उनका गैंग लीडर होता है और उसके साथ उसने बहुत अच्छा काम किया होता है, इसलिए वो उसको पहचान लेता है, ठीक है। अब ये एक सीन खत्म हो गया। अब दूसरा सीन दिखाया गया कि हुक्म चंद जो है वो मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर डाकुओं की इस डकैती से एक दिन कबल सुबह मनु माजरा पहुंचता है।
वो पुलिस के सब इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या मजहबी ग्रोह के मबैन कोई परेशानी, कोई लड़ाई तो नहीं चली, क्योंकि वहाँ पे मनु माजरा में 3 ग्रोह आबाद होते हैं ना, एक मुसलमान, एक सिख और एक हिंदू। तो वो पूछता है कि इनके दरमियान कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं चल रही, सब कुछ ठीक है। तो जो सब इंस्पेक्टर होता है जिसे यकीन दिलाता है कि जैसे आसपास के गाँव में हो रहा है ना, वैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सब पुरसुकून रह रहे होते हैं। और मनु महाजन जो हैं, यानी कि उसके गाँव के रिहायशी, उनको ये भी नहीं मालूम था कि अंग्रेज़ चले गए हैं या हिंदुस्तान तक़सीम हो गया है। अलबत्ता कुछ जानते थे कि महात्मा गांधी कौन है, लेकिन सब इंस्पेक्टर जो था उसको शोभा था कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कोई कोई ही जानता होगा। जब हुक्म चंद ने पूछा कि इस इलाके में कोई बुरे किरदार का कोई गलत बंदा है, तो सब इंस्पेक्टर ने जगह का तज़किरा किया। लेकिन साथ ही वो ये भी कहा कि नूरन जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड उसके आने से वो सुधर गया है और इन कामों से दूर रहता है। हुक्म चंद उससे दोबारा पूछता है कि क्या इस शाम इसके लिए कुछ इंतज़ाम किया गया है, यानी वो पूछता है कि मेरे लिए तफरीह का कोई इंतज़ाम किया गया है। तो सब इंस्पेक्टर को हुक्म चंद को यकीन दिलाता है कि थाने में वापस आने से पहले इसकी तफरीह हो जाएगी, ठीक है। उस शाम एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़की स्याह जोड़े में साड़ी पहने रेस्ट हाउस पहुंचती है। लड़की का नाम हसीना है। हुक्मचंद इस लड़की के साथ अकेला होता है तो वो डाकुओं की फायरिंग की एक आवाज़ सुनता है और परेशान हो जाता है, ठीक है। अगली सुबह रेलवे स्टेशन पर एक हजूम होता है। जब दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन आती है तो 12 मसले पुलिस एहलकार और सब इंस्पेक्टर उतर जाते हैं। ट्रेन के दूसरे सिरे से एक नौजवान बाहर निकलता है। पुलिस पार्टी इसकी छानबीन करती है। इस लड़के की चाल चलन और अंदाज बताते हैं कि इसका तल्लुक इस गाँव से नहीं है। नौजवान गुरुद्वारे जाता है और मीर सिंह से मिलता है, क्योंकि नौजवान की जो हालत है ना, जो अंदाज़ है, उसे वो लग रहा है सिख है, तो वो अपने मजहबी रहनुमा के पास जाता है। और उसका जो रेजिडेंट भाई होता है वो मीर सिंह होता है, तो वो मीर सिंह के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो कुछ दिन के लिए रह सकता है, कहीं कोई गेस्ट हाउस में उसके लिए कोई जगह बन जाए। तो जो वहाँ का पादरी होता है, प्रीस्ट, वो उससे नौजवान का नाम पूछता है। वो अपना नाम इकबाल बताता है। जो मीर सिंह होता है उससे मिलकर ये फ़र्ज़ कर लेता है कि वो इकबाल जो है वो सिख है, क्योंकि उसका जो अंदाज़, जो चाल चलन है, वो शो करा रहा है कि वो सिख है, ठीक है। इतने में मीर सिंह को मालूम होता है कि जो पुलिस है उसने जग्गे को पकड़ लिया है। किसके इल्ज़ाम में? वो रामलाल के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने जग्गे को पकड़ लिया है, क्योंकि उसके आंगन से वो चूड़ियाँ मिली हैं ना, इसलिए। और उसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है जग्गे को, तो वो भागने की कोशिश करता है। तो ये उसका जो एक्ट है वो उसको मज़ीद मशकूक बना देता है, और उनका जो शक होता है पुलिस वालों का वो उस पे वो ज़्यादा पक्का हो जाता है। और वहाँ का जो प्रीस्ट होता है ना, वो इस वजह से परेशान नहीं है कि रामलाल का कत्ल हो गया है। उसको उससे क्या पता। वो कहता है यार, ये जो इस गाँव में ना डकैतियाँ बहुत बढ़ रही हैं, जो माली है वो अपने ही गाँव को लूट रहा है, तो ये बहुत हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। बाद में गुरुद्वारे में इकबाल जो है वो पांटा सिंह गाँव का जो लंबरदार होता है और एक मुसलमान शख्स जिसका नाम इमाम बख्श होता है उससे मिलता है। अब जो जब इकबाल पहुंचता है तो बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, ज़ायरीन, ठीक है। वो इकबाल से पूछते हैं कि बरतानियों के बारे में बातें करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान को क्यों छोड़ा। इकबाल जो होता है वो इस बात पे गुस्सा आता है, उसको भरम हो जाता है। वो कहता है कि जो मर्दों से पूछता है क्या वो आज़ाद नहीं होना चाहते। इमाम बख्श कहते हैं कि आज़ादी पढ़े लिखे लोगों के लिए है और अपर क्लास के लोगों के लिए है। किसान पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अरब तलीम याफ्ता और हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी के गुलाम बन जाएंगे। उसकी बात वो ठीक होती है कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं ना, वो आके फिर हुक्म चलाने लगते हैं, तो उनके लिए क्या तब्दीली आई। पहले वाले लोग चलो अच्छे थे, तो उनके लिए मराहत बढ़ गई थी। हिंदुस्तानी आएंगे, वो ज़्यादा उनको कुछ देंगे नहीं, तो इसलिए वो कह रहा था कि हमें क्या फ़र्क पड़ा, हमारे लिए तो वही भी चीज़ सेम रहती है। सबके चले जाने के बाद इकबाल जो होता है उसको वो शुबा होता है कि वो इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ के लोगों की जो सोच है वो गुलामी से भरी पड़ी है, जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो वो अपने आप को एक रहनुमा की हैसियत से महसूस करता है। अगली सुबह उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, ठीक है। उधर कांस्टेबलों ने जग्गे को भी गिरफ़्तार कर लेते हैं और उसके घर को राइफ़लों की ज़द में ले लिया होता है। जग्गे और इकबाल दोनों को ले जाया जाता है, लेकिन पुलिस और एहलकारों को शक होता है कि ये अफराद बेकसूर हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल से पूछता है कि इकबाल को क्यों उठा लाए हो, ठीक है, क्योंकि वो उस शख्स को जानता होता है जो एक रोज़ कबल ही इनके साथ ट्रेन से उतरा था, ठीक है। तो उसके बाद जब जो सब इंस्पेक्टर हुक्मचंद के पास जाता है, ठीक है, और उसे बताता है कि वो गिरफ़्तार कर लाया है जग्गे को और इकबाल को, तो वो इकबाल को वो कहता है कि इसे चेक किया जाए। तो इकबाल को कहते हैं कि वो कपड़े उतारो, फिर चेक करते हैं कि वो मुसलमान है, क्योंकि वो कुछ ऐसे शाहिद मिलते हैं उनको कि जो मुसलमानों के होते हैं, तो वो कहता है ये मुसलमान है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जो इकबाल है वो मुस्लिम लीग का मेंबर है, ठीक है। हुक्म चांद जो है वो अफसरान को हिदायत करता है कि वो इकबाल सिंह ना लिखे, बल्कि मोहम्मद इकबाल नाम के तौर पर इसका गिरफ्तारी वारंट जो है उसमें उसका नाम दर्ज करें। उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर को हिदायत करता है कि जल्द से जल्द जगह से जो सच मालूम करने की कोशिश की जाए, और इसके लिए अगर उसे टॉर्चर भी करना पड़े, ठीक है, तो उसको भी इस्तेमाल किया जाए, उस हरबे को इस्तेमाल किया जाए।
सितंबर के शुरू में ट्रेन का शेड्यूल जो है वो परेशान-कुन हो जाता है, ठीक है? जो ट्रेनें इधर से उधर जा रही होती हैं, उनका जो शेड्यूल होता है, वो बड़ा चेंज हो जाता है, ब कोई भी ट्रेन वक़्त पे नहीं पहुँच रही होती। पाकिस्तान से एक ट्रेन एक सुबह आती है, लेकिन कोई नहीं उतरता। ये पुरअसरार ट्रेन ट्रेन हो जाती है, क्योंकि कोई भी उससे उतर नहीं रहा होता। आफ्ताब के बाद, ठीक है, यानी उसके वो उस वक़्त के आस-पास एक तेज़ हवा चलने लग जाती है, ठीक है? जिसमें जलती हुई मिट्टी का तेल, लकड़ी और जले हुए गोश्त की बू आती है। हुक्म चंद का वो दिन जो है वो मुर्दों यानी मुर्दा औरतें, मर्द और बच्चों की लाशों को ट्रेन से बाहर निकालते हुए देखते-देखते गुज़र जाता है। वो इनके बारे में ना सोचने की कोशिश करता है, वो अपने नौकरों से व्हिस्की मँगवाता है और वो तफ़रीह करने वालों को यानी तफ़रीह करने वापस रेस्ट हाउस चले जाता है, जहाँ पे वो हसीना से जो है वो दिल बहलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो उससे जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करता। अगली सुबह जब सब इंस्पेक्टर रेस्ट हाउस का दौरा करता है, वो हुक्म चंद से कहता है कि 40 या 50 सिख शहर में दाखिल हुए हैं। रामलाल के कत्ल की तहकीकात के बारे में वो पूछता है, कौन? हुक्म चंद। किससे? सब इंस्पेक्टर से। जग्गा अपने साबिक गैंग के मेंबरों की शिनाख्त करता है, ठीक है, जिनमें माली भी शामिल है, लेकिन वो उनके साथ नहीं होता। वो निकल जाते हैं ना, जब हमने पीछे स्टोरी में बताया था कि जब वो जग्गा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है, तो वो दरिया पार कर जाते हैं माली लोग, लेकिन जब वो वापस आते हैं भेस बदल के, तो जग्गा दोबारा उनको पहचान कर लेता है, लेकिन माली उनमें शामिल नहीं होता, ठीक है? तो लेकिन वो उनके साथ चंद चंद जो है वो पूछता है, क्या माली और उसके साथी सिख हैं या मुसलमान? ठीक है, वो सिख हैं, लेकिन हुक्म चंद की ख्वाहिश होती है कि काश वो मुसलमान होते, ताकि उन पे वो जो है वो इल्ज़ाम वगैरह लगा के मुसलमानों को रुसवा करना चाहता होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास वार जो चल रही है, ये एक थीम है। ठीक है, इस एतमाद के साथ, इस एतकाद के साथ कि इकबाल एक मुस्लिम लीडर है, गाँव के सिखों को अपने मुसलमान साथियों को भेजने पर राज़ी करेंगे। ठीक है, जो मुसलमान साथी है ना, वो उस गाँव को छोड़ दें, वो उस पे राज़ी करेगा। यानी कि इकबाल जो है वो ये सोचता है, वो जो हिंदू होता है प्रेमचंद, ठीक है? हुक्मचंद, ठीक है? फिर वो जो उन लोगों को पकड़ लेते हैं जो सिख जाट होते हैं, यानी कि माली उल्फा गैंग। फिर वो जो हुक्मचंद होता है, वो अपने सब इंस्पेक्टर को हुक्म देता है कि जो माली और उसका गैंग है उसको रिहा कर दें। फिर वो मुस्लिम महाजिर कैंप के कमांडर से ट्रकों के लिए मुतालबा करे जो मनु माजरा के मुसलमानों को यहाँ से ले जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का आपस में अब इत्तेफाक नहीं हो रहा था, आपस में बन नहीं रही थी। सिर्फ एक हफ्ता जेल में रहने के बाद इकबाल अपने सेल जो है उसका कोठरी कमरा जो है वो चेंज कर लेता है और किसके साथ आ जाता है? जग्गे के साथ आ जाता है। और फिर जब वो जग्गे से पूछता है क्या उसने वो रामलाल को कत्ल किया है, और जग्गा कहता है कि उसने नहीं किया। वो कहता है कि वो इतना ज़ालिम नहीं है कि जिसने उसकी मदद की थी बहुत बुरे हालात में, जब उसका वाला जेल में था तो उसने पैसे दिए थे वकीलों को अदायगी करने के लिए, वो उसी को ही मार दे। इसलिए उसने वो कहता है कि मैं बिल्कुल उसे नहीं मारा। इकबाल सोचता है कि जो पुलिस है वो जग्गे को आज़ाद कर देगी, लेकिन जग्गा जानता है कि पुलिस अपनी मर्ज़ी करेगी। आधी सुबह तक सब इंस्पेक्टर चौधरी नगर में पुलिस स्टेशन चला जाता है। वो हेड कांस्टेबल को बताता है कि वो चाहता है कि गांव के लोगों के सामने माली की आदमियों को रहा करे। सब इंस्पेक्टर फिर पूछता है कि क्या किसी ने सुल्ताना उसके गैंग का देखा है। हेड कांस्टेबल का कहना है कि वो पाकिस्तान में है और ये बात सब जानते हैं। सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल के सामने ना जानने का बहाना करता है। उसके बाद वो हेड कांस्टेबल को ये हिदायत देता है कि वो देहातियों से पूछे कि अगर कोई जानता है कि मनु माजरा में मुस्लिम लीडर इकबाल क्या कर रहा है। हेड कांस्टेबल उलझन में है। वो कहता है कि इकबाल सिख है। सब इंस्पेक्टर सख्ती से मना करता है और कहता है कि हेड कांस्टेबल इकबाल का नाम मोहम्मद इकबाल ही ले और उसी कहानी के साथ गाँव में जाए। अहकामात को मानते हुए जो हेड कांस्टेबल है माली माली और उसके आदमियों को वापस मनु माजरा ले जाता है, रिहा करता है, और जो भी सब इंस्पेक्टर ने हिदायत की होती है मजमे से सवाल करता है। गांव के लोग इकबाल की शमूलियत पर हैरत ज़दा नजर आते हैं। शहरी बाबू, वो कहते होते हैं ना उसको, इकबाल को, वो कहते हैं शहरी बाबू के पास टिकैती करने की वजह तो कोई नहीं थी। ये बदगुमानी, ये मुश्तबा शकू शुबहात की ये ट्रिक काम कर जाती है। मुसलमान अब सिखों पर भरोसा नहीं करते और सिख अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते। इस रात सिखों का एक ग्रुप बांता सिंह के घर जमा होते हैं। लंबरदार तजवीज़ करता है कि मुसलमान पनाह गज़ीन कैंप में चले जाएं, यानी महाजिर कैंप जो है वो रेफ्यूजी कैंप, वहाँ चले जाएं, यहाँ तक कि तमाम मामला तय हो जाएं, यानी कि जब तक अमन नहीं हो जाता तब तक वहीं रहे। ये गांव के तमाम लोग, ये गांव जो है वो उनके सामान की हिफाजत करेगा। इमाम बख्श जब सुनता है तो अपने घर चला जाता है और नूरन से कहता है कि उसे भी उनके साथ जाना है। वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर वो रज़ाकाराना तौर पर नहीं चली गई तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। नूरन जग्गा के घर जाती है और जग्गा जग्गा की वालदा का इंतज़ार करती है। बूढ़ी औरत नूरन को देखते ही नाराज़ दिखाई देती है, यहाँ तक कि नूरन इसे बताते हैं कि वो 2 माह की हामिला है। और जग्गे की वालदा का कहना है कि जब जग्गा जेल से बाहर आ जाएगा तो वो उसके बाद वो यकीनी बनाएगी कि वो नूरन के साथ दोबारा मिल जाए। नूरन जो है वो शुक्र अदा करती है और अपने घर लौट आती है। सुबह सवेरे का वक़्त दिखाया गया है, ठीक है? सुबह सवेरे पाकिस्तान जाने वाले ट्रकों का काफ़िला आता है। एक मुसलमान अफसर मुसलमानों को हुक्म देता है कि वो अपने घर छोड़ दें और ट्रकों पर सवार हो जाएं।
सिर्फ वही ले जा सकें जो उठा सकते हैं। मुसलमान अफसर सबको ट्रकों में फेंक देता है, जबकि एक सिख अफसर ने माली जो होता है ना उसको निगहबान बना देता है मुसलमानों के घरों का जो उस गांव में होते हैं, और उनके जाने के फ़ौरन बाद ही माली लूटमार शुरू कर देता है और उनके घरों पे काबज़ हो जाता है। दर में यानी थोड़ी देर में दरिया सतलुज अरूज पर है। बंता सिंह और कुछ देहाती मर्द, ख़वातीन और बच्चे लाशों की तरह तो देखते हैं जिन पर छुरियों के जख्मों के निशानात हैं। इन्हें एहसास है कि ये कत्ले आम के शिकार हैं। इस शाम गांव वाले शाम की इबादत के लिए गुरुद्वारे जाते हैं। ठीक है, इतने में सिख फौजी दाखिल होते हैं। एक नौ उम्र लड़का लीडर होता है उनका, और सिखों को मुसलमानों के मारने के लिए हौसला बढ़ाता है। यानी सिख जो होते हैं वो कहते हैं मुसलमान भी तो मार रहे हैं, हालांकि मुसलमान मार रहे नहीं हैं, कहते हैं मुसलमान भी तो मार रहे हैं, हिंदू भी मार रहे हैं, तो हमें भी उनको मारना चाहिए। ठीक है, और ये कहते हुए बात ख़त्म करता है कि इनकी मर्दानगी इस बात पे मुनहसर है। ठीक है, और वो कहेगा कि वो मर्द ही नहीं है जो उनको ना मारेगा। तो तमाम सिख जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सिख मुसलमान महाजरीन का कत्ल आम करने के लिए साजिश करते हैं, जो गरूब आफ्ताब के बाद ट्रेन पर रवाना हो जाएंगे। सिख रेलवे पुल के पहले दूर तक एक रस्सी फैला देंगे, यानी कि ब्रिज पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और जब ट्रेन गुजरेगी तो छत पर बैठे हुए तमाम शख्स जो हैं वो गिर जाएंगे। ठीक है, इस मंसूबे का जो जिक्र है बंता सिंह वो पुलिस को आगाह कर देता है कि ये काम होने वाला है। अब थाने में एक मंजर दिखाया गया कि थाने में हुक्म चंद लाशों के बढ़ते हुए इन बार से गुस्से और तनाव का शिकार होता है। वो नहीं चाहता कि मज़ीद खून बहे। सब इंस्पेक्टर ने इसे बताया कि चंदू नगर के तमाम मुसलमान निकल चुके हैं और वो पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए हैं, जिसके सबब हुक्म चंद जो है वो सीना के बारे में सोचता है। जब चंद जो है वो गुस्से से नाराज़गी से पूछता है सब इंस्पेक्टर से कि महाजिर कैंप के कमांडर को ट्रेन के मंसूबे के बारे में क्यों नहीं ललकारा गया, क्यों नहीं बताया गया, तो सब इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ट्रेन नहीं रवाना होती तो कैंप के तमाम पनाहगज़ीरों को कतई नज़र भी हलाक किया जा सकता है, यानी कि उनके कैंपों में भी जाकर हलाक किया जा सकता है। तो चंद जो है हुक्म चंद वो जग्गा और इकबाल की रिहाई का इंतज़ाम करता है, और सरकारी कागजात में इकबाल का नाम इकबाल सिंह लिख देता है। रहाई के बाद जग्गा को ये मालूम हुआ कि तमाम मुसलमान चले गए हैं, और ये कि इनकी जायदाद का मालिक अब माली है, और माली का गिरोह मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। और इतनी देर में इकबाल जो है वो दिल्ली वापस जाने और इसकी गिरफ्तारी को एंग्लो अमेरिकन कैपिटलिस्ट कंस्पायरेसी, ठीक है, इसके तनाज़ुर में रिपोर्ट करने के बारे में सोचता है। वो किसी हीरो की तरह नजर आने की तसव्वुर करता है। वो कोई और फैसला करने के बजाय विस्की पीता है और सो जाता है। रात का सीन दिखाया गया। रात को जग्गा गुरुद्वारे जाता है, जहाँ वो मीत सिंह से दुआ पढ़ने को कहता है। बाहर जाते हुए जग्गा ने इकबाल को सोते हुए देखा, उसको पुकारा। जब वो जागता है तो वो उसे अपनी तरफ से सत श्री अकाल कहने को कहता है। हुक्म चंद ने हसीना के बारे में परेशान होता है। वो फासले पर ट्रेन की आवाज़ सुनता है और दुआ करता है कि वो सब ठीक हो। रात को 11 बजे के बाद मर्दों ने ट्रेन की पटरियों को दोनों तरफ से घेर लिया होता है। ठीक है, उन्होंने सुना कि ट्रेन आ रही है। एक बड़ा आदमी पुल की स्टील पर चढ़ होता है। यह जग्गा होता है। हालांकि कोई भी उसे नहीं पहचानता होता, लेकिन वो अपने कदो-कामत के लिहाज से ना कुछ जाना पहचाना लग रहा होता है। ठीक है, ट्रेन करीब आती आ रही होती है। जो ट्रेन के ऊपर एक आदमी होता है ना, वो उसे इशारा करता है, ठीक है, कि वो नीचे उतर जाए, लेकिन वो नीचे नहीं आता और अपनी कृपान से रस्सी काटने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जब वो कृपान से रस्सी काटने की कोशिश करता है तो जो इर्द गिर्द लोग जमा होते हैं ना, जिन्होंने ये प्लान किया होता है, तो वो देखते हैं कि हमारी साजिश नाकाम होने लगे, तो वो उस पर राइफल से फायर करते हैं। ठीक है, तो वो उसे गोली लगती है, उसके हाथ से कृपान जो है वो नीचे गिर जाती है। तो वो कृपान की बजाय अपने दांतों से ना रस्सी आधे से ज़्यादा जो है वो कट चुकी होती है, लेकिन बाकी जो रहती होती है रिमेनिंग पार्ट उसको अपने दांतों से काटता है। ठीक है, और फिर उसे एक और राइफल से फायर लगता है और नीचे गिर जाता है। वो बिल्कुल पटड़ी के ऊपर गिरता है और ऊपर से उसके ट्रेन गुजर जाती है और वो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे जो जगह है वो प्रोटगनिस्ट है जो महाजरीन को बचाता है। ठीक है, और उन्हें पाकिस्तान जो है वो जाने देता है। इसके बाद अगर हम इसके थीम देखें, ठीक है, तो थीम अगर मैं अब एक्सप्लेन में नहीं बताऊंगा, आपको जस्ट पॉइंट आउट कराऊंगा, क्योंकि अब आपने समरी भी सुन ली है, आपको समझ लग गया किस में क्यों क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी, और लंबी वीडियो फिर आपको पता है तो कोई देखता नहीं है। तो जो पहला थीम है वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड रिलीजियस वारफेयर। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे कि जब इंडिया की पार्टीशन हुई थी तो फिर और रिलीजन आपस में फिर किस तरह हो गए थे। ठीक है, तो उनके दरमियान एक जंग हो गई थी और उन्होंने फिर उनको मामला को कैसे डील किया। पोस्ट कॉलोनियल एग्जाइटी एंड नेशनल आइडेंटिटी, दूसरा थीम ये है। तीसरा है पावर एंड करप्शन, जब इंसान के पास पावर आ जाती है तो फिर वो कैसे करप्ट हो जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है हुक्म चंद की तरह कि वो मुसलमानों पे जो है वो कहता है कि इसको किस तरह निकाला जाए। हॉनर एंड हीरोइज़म, ठीक है, ये इकबाल सिंह पे अप्लाई किया जा सकता है। जेंडर एंड मैस्कुलिनिटी, ठीक है, कि ये पांचवा थीम है जिसमें लव के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जग्गा जो है वो करता है वो अपने सिर्फ लव को अपने बेटे को बचाने के लिए,
और सब मुसलमानों को फिर इसलिए जाने क्योंकि वो जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो भी उसी ट्रेन में होती है। और जब हम इसके सिंबल देखें, ठीक है, सिंबल जो कि इस में मुख्तलिफ़ चीज़ों को सिम्बलाइज़ करते हैं, उनमें पहला जो सिंबल है वो है रेलवे ब्रिज। ठीक है, वो जो ब्रिज होता है ना, वो इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है बॉर्डर को। ठीक है, ये दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है। ठीक है, तो वो जो ब्रिज है वो दोनों को जो मिला रहा है पाकिस्तान। और तीसरा है बैंगल्स। ठीक है, वो जो कंगन है, ठीक है, वो अमीरी की रहनुमाई करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें और बताएं कि आपको किस वीडियो पे चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।